हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 7 का अध्याय नंबर 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है नशा। इसमें दो व्यक्तियों की कहानी है, जिसमें एक जमींदार है और एक क्लर्क। तो आइए इसमें देखते हैं। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद नहीं थी। जो गरीब था उसके पास कोई भी जायदाद नहीं थी, सिर्फ वो मेहनत मजदूरी ही करता था। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी, क्लर्क में और जमींदार में, दोनों बहस होती थी। मैं जमींदारों की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंजा कहता। मैं जमींदारों को ऐसे ऐसे नामों से बुलाता था कि ये ऐसे हैं और ये वैसे हैं, हिंसक पशु हैं, खून चूसने वाली जोंक है, वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंजा है, ऐसे कहकर मैं जमींदारों की बुराई करता था। वह जमींदारों का पक्ष लेता, ईश्वरी जमींदारों का पक्ष लेता, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा पहलू नहीं होता था जिससे कि वो उसका पक्ष मजबूत हो सकता था। यह कहना भी सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे। लचर दलीलें थी। किसी मानुष्य या नैतिक नियम से इस व्यवसाय का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। ये नियम, ऐसा नियम कठिन था कि ये इस बात को सिद्ध किया जा सकता कि सब छोटे बड़े नहीं होते, सब बराबर होते हैं। ऐसा कोई नियम ऐसा नहीं था जिससे ये औचित्य सिद्ध करना इसलिए मुश्किल था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैं उनसे अक्सर वो तो गुस्से में भी आ जाता था, लेकिन ईश्वरी हार कर भी बेचारा मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था, क्योंकि वो जानता था कि सचमुच उसका जो पक्ष है वो कमजोर है, इसलिए वो हार कर भी मुस्कुराता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। और नौकरों ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता। जो जमींदार में या अमीर बच्चों में जो काम होते हैं कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, नौकरों पर गुस्सा दिखाना, ऐसे सब उसके अंदर थे। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं थी, पर दोस्तों से उसे और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और प्यार भरा था। ठीक है, ये वो मुझसे ऐसा बर्ताव नहीं करता था ईश्वरी। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांत पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। वो दुनियादारी को देखकर नहीं, जो उसके आसपास की कंडीशन है उनके आधार पर उसका जो व्यवहार है उसके आधार पर था, आसपास की उस पर नहीं, अपने निजी दशाओं पर टिका हुआ था। वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था, क्योंकि बड़ी सुख सुविधाओं से भरपूर था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर नहीं जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपये नहीं थे और मैं घर वालों को तकलीफ नहीं देना चाहता था। ठीक है, इस बार उसने क्या निश्चय करा कि दशहरे की जब छुट्टियां पड़ेंगी तो वो मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं थे और घर वालों को वो तकलीफ नहीं देना चाहता था। जानता हूं वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे पता है जितना भी वो मुझे दे रहे हैं, कर रहे हैं, वो उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है, इसलिए वो उन्हें अब परेशान नहीं करना चाहता। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था, और घर जाकर कौन पढ़ता है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जी नहीं चाहता था। अब वो सोच रहा था कि अगर वो यहाँ बोर्डिंग हाउस में वो सब तो चले जाएंगे, लेकिन मैं अकेला रहूंगा तो एक किस्म से भूत की तरह उसे लगेगा, ऐसा भी नहीं वो चाह रहा था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। तो इसलिए ईश्वरी ने उसे अपने घर चलने के लिए कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, तो उसने हाँ कर दी। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है, भले ही वो अमीर है लेकिन फिर भी वो मेहनती है, तो चलो उसके साथ मेरी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए वो उसके घर चल दिया। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारी की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। भाई देखो, जैसे तुम मेरे साथ जमींदारों के खिलाफ बोलते रहते हो, वहां मत कर देना, मामला बिगड़ जाएगा। वरना वह लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए पैदा किया है। आसामी भी वही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है, जमींदारों का कहीं पता न लगे,
ठीक है, उन्हें तो बस ये लगता है कि आसामी उनकी सेवा में लगे हुए हैं जमींदारों को, और आसामी को भी यही लगता है कि हाँ भाई वो भी उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने कहा तो क्या तुम मुझे समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूं। तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कदाचित उसने कदाचित मतलब कभी भी, कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया। मेरे विवेक मतलब मेरे ज्ञान पर छोड़ दिया, और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी अपनी जिद पकड़ लेता। ईश्वरी ने छोड़ दिया कि ठीक है, तुम्हें जैसा करना है करो, और फिर अच्छा हुआ उसने मुझे मेरे विवेक पर छोड़ दिया, वरना फिर मैं भी जिद करता, फिर मामला बिगड़ जाता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर नहीं किया था। अब सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि वो तो अमीर था, सेकंड क्लास वाली गाड़ी में जा रहा था, तो वो तो सेकंड क्लास क्या, उसने तो कभी 12वीं क्लास से मतलब ये है कि सबसे लास्ट वाला भी अगर कोई डिब्बा है तो उसमें भी उसने कोई सफर नहीं करा। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे। गाड़ी कितने बजे आई थी? 9 बजे, लेकिन खुशी के मारे वो शाम के टाइम ही स्टेशन पर चले गए। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को पहचानने में देर नहीं लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन है, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इकराम में मिल जाता हो। जितना पैसा उनके पिता को मिलता है, जो कहानी सुना रहे हैं उनके पिता को मिलता है, उससे ज़्यादा पैसा तो जो खानसाम जो ये होटल में जो खाना वगैरह देते हैं, उन्हें जो टिप में मिल जाते हैं पैसे, उससे ज़्यादा तो शायद इन्हें मिल जाता होगा। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दी थी, फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता और विनय की प्रतीक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सब क्या दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूं तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद नहीं मिला। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। मतलब क्योंकि हमारे कपड़े से भी पता चल रहा था कि कौन मालिक है और कौन मालिक नहीं है। तो ईश्वर तो किसी चीज को कहते तो सब दौड़ दौड़े आ रहे थे, लेकिन मुझे पे नहीं, मेरे लिए नहीं ऐसा बर्ताव हो रहा था, तो मुझे खाने में भी फिर वो स्वाद में मजा नहीं आया। खैर चलो, गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामे ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। खानसामे ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं ये सब, एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो इससे ज्यादा तमीजदार हो जाएंगे, क्योंकि भाई उन्होंने तो खानसामों को पैसे दिए हैं तो सलाम तो वो करते ही, और वो नौकरों कह रहे कि नौकर तो बिल्कुल भी नहीं करते, तो उसे भी पैसे दे दो, वो भी करने लगेंगे, वो भी ज्यादा तमीजदार हो जाएंगे। तो क्या तुम समझते हो यह सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तमीज और अदब तो इनके खून में मिल गया है। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला, मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी और विचित्र मतलब अनोखी उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है, और बीच वाली बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार थे। बेगारों ने हमारा सामान उठाया। मतलब देखो, जब वो मुरादाबाद पहुंच गए, तो वहां पर उनकी सेवा के लिए कितने सारे आदमी थे। कई आदमी स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 तो भद्र से पुरुष थे, भद्र मतलब भद्दे, और 5 बेगार थे। बेगारों ने हम उनका सामान उठाया। दोनों पीछे पीछे चले। दोनों मतलब ईश्वरी और जो कहानी सुना रहे हैं वो दोनों पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था, रामहरक। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कौन होकर हंस के साथ कैसे, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे। मतलब वो तो अच्छे घर का था, तो वो तो अलग ही चमक रहा था। मैं थोड़ा वैसे उसका था, तो उन्हें बड़े खटक से रहा था वो लड़का कि ये कहाँ से आया हंस के साथ कौवा, हंस इतना खूबसूरत और कौवा कैसा काला। तो वो ऐसे करके उसे देख रहे थे। रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद में पड़ा हुआ हूँ, नहीं कब का लखनऊ आया होता। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, ये समझ रहे थे लखनऊ चले जाते, वो तो मैं इसे घसीट कर ले ही आया हूँ। ईश्वरी ने उनसे कहा, इनके घर से तो कई तार हैं इसे ले जाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने नहीं सुनी और मैंने इसे अपने साथ लिया है। मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिया। आखिरी तार तो अर्जेंट था, उसकी फीस 4 आने प्रति शब्द थी।
पर यहाँ से उसका जवाब भी इनकारी ही गया। लेकिन मतलब कितनी भी कैसे भी पत्र आए, कैसे भी तार आए, लेकिन मैंने उन तारों में इसको मना ही कर दिया कि ये नहीं जाएगा, इस बार ये हमारे साथ जाएगा। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा और कुछ पहनते ही नहीं। मतलब उसके कपड़ों की तरफ भी उन्होंने कहा कि चलो उसके साथ पहनते हैं तो अच्छा ही होगा, तो फिर कपड़े ऐसे क्यों हैं? तो उसने कहा ये महात्मा गांधी के खानदान के हैं, महात्मा गांधी के विचारों को वो मानते हैं, मतलब उनके भक्त हैं, इसलिए खादी पहनते हैं, साधारण रहते हैं। पुराने सारे कपड़े जला डाले, यूं कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर आए हैं। ठीक है। राम हरख बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भाप नहीं सकता। मतलब उसको वो साधारण है, मेरे साथ पढ़ रहा है और बहुत रियासत है उनकी, कितनी 2.5 लाख सालाना की रियासत है। 2.5 लाख उस टाइम पर बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि ये आनों की बात हो रही है, 8 आने वगैरह की बात भी हो रही है। तो 8 आने तो इस वक्त नहीं चलते, बहुत पहले चलते थे, तो ये बहुत बड़ी रकम है। तो इतना उसको अमीर उसको बता दिया गया था। ठीक है। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराज चांगली को देखा होता तो दांतों तले अंगली दबाते, एक गाढ़े की मिर्जई और चमरोधा जूता पहने बाजार में घूमा करते थे। सुनते हैं कि एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्होंने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मतलब इतने अमीर थे वे। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि यह सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। मतलब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके बारे में जो सच है वो नहीं कहा जा रहा, कुछ और कहा जा रहा है। लेकिन बस क्या कहें, मुझे बस सब कुछ ऐसा लगता है जैसे हास्यास्पद सा हो, मजाक सा बन रहा है। बस ऐसे ही उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मन में उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मैं शहर सवार नहीं हूँ, हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा तो कलानास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। बचपन में वैसी घोड़ों पर, लद्दू घोड़े जो ऐसे होते हैं उन पर भले सवारी करी हो, लेकिन ऐसे सब घोड़े उनके सामने अब खड़े थे सवारी के लिए। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ पर बोटियां कांप रही थी। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत तो यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़ों को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पैर तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है। मतलब ईश्वरी को पता था कि मैं घोड़ों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, उसने भाप लिया था, तो इसलिए ईश्वरी ने घोड़े को ज्यादा तेज नहीं दौड़ाया, बेचारा उसे आराम आराम से लेकर गया। ईश्वरी का घर क्या था, किला था, इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब ही नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया। जितने भी उसके घर में मेंबर हैं, पिता, चाचा, ताऊ, सबसे ईश्वरी ने उसका परिचय कराया, और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। अतिशयोक्ति मतलब जो बात है भी नहीं उससे बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी सी कल्पना जिसे कह देते हैं, ऐसी कल्पना के साथ उसका परिचय कराया कि बहुत ही बढ़िया आदमी है, बहुत ही अमीर है। लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को भी अफसर समझने वाले। कई महाशय तो मुझे हुजूर हजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो? मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ईश्वरी को कहा भी उसने कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मेरी इज्जत की वो उड़ा रहे हो थोड़ी सी। ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान के साथ कहा, उसने सुदृढ़ मतलब मजबूत मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर बाद एक नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मतलब नाई आए हैं उनके पैर दबाने के लिए, क्योंकि कुंवर लोग हैं, वो स्टेशन से आए हैं, थक कर आए हैं, तो उनके पैर दबाने के लिए आए हैं। तो ईश्वरी ने कहा, पहले इनके पैर दबाओ। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोंचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुठमर्दी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता, और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। मतलब कि ऐसा रईस बन रहा था जो कि सच में है भी नहीं। ठीक है। और देखो कैसे रईसी की कैसी जिंदगी, कैसा, मतलब मैं तो बस ऐसे ही कहा करता था, आज देख भी लिया। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। मतलब पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ तक की चोटी पहुंच पाई थी। अंदर से किसका बुलावा आया? भोजन का।
हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूं, मगर यहां मैंने ईश्वरी की ही तरह अपनी धोती भी छोड़ दी। वरना अपनी धोती तो वो खुद छांटता है कि कौन सी लेकर चलनी है, लेकिन अब उसने खुद ही छोड़ दी। अपने हाथों में अपनी धोती छांटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। होटल में जूते पहने मेज पर जा डटते थे। हाँ, पांव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था, मतलब कहार भी वहां पानी के लिए खड़ा हुआ था। बताओ, सेवक खड़ा हुआ पानी के लिए, है ना। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए। कहार ने उसके पांव धोए। मैंने भी पांव बढ़ा दिए। कहार ने मेरे पांव भी धोए। मेरा यह विचार न जाने कहां चला गया था। मतलब जैसे कि हाथ पैर धोते हैं तो हाथ पैर धोने के लिए भी कहार खड़े हुए थे, और वो उन्होंने पैर दिए तो उन्होंने भी पैर आगे कर दिया। ईश्वरी के साथ साथ उन्होंने भी पैर आगे कर दिया धुलवाने के लिए। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि पढ़ाई करेंगे एकांत में होकर, लेकिन यहाँ तो सैर सपाटे इतने मजे आ रहे हैं, ऐसा मजा आ रहा है। कहीं मछलियों चिड़ियों के शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घिरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं, केवल जुबान हिला देना काफी है। मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस जुबान से ये कहना था कि ये कर दो, तो वहां सब कुछ हाजिर हो रहा था। नहाने बैठे तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटे तो दो आदमी पंखा झलने को खड़े। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर न होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज न हो जाए, बिछावन ठीक समय पर लग जाए, कुंवर साहब का सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं। उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा। मतलब अब तो उसके अंदर भी ऐसे रहीसी सी, चाहे वो दिखावटी ही सही, लेकिन उसे भी रहीसी दिखानी सी पड़ रही थी। अब तो वो अपने बिस्तर भी खुद नहीं कर रहा था, कोई और ही करेगा। जैसे ऐसा लग रहा था अगर वो खुद करेगा तो जैसे मेहमान का अपमान सा हो गया हो, तो इस तरह से उसका काम हो रहा था। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था, शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं। मतलब अब तो उसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि देर हो रही है, मतलब देर होना भी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, और खुद काम करना पसंद नहीं हो रहा था उस टाइम पर। तो एक दिन क्या हुआ, 10 बज गए। 10 बजे तो सोने का टाइम हो जाता है। वो जो ईश्वरी था वो अपनी माँ से बात कर रहा था, तो बात करने में उसे देर हो गई। तो कुंवर जो ठहरा, कोई 11:30 बजे मेहरा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधी नहीं रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसने भी याद किया होगा। अब इतनी लेट होने के बाद जब वो भागा आया, नौकर जो मेरा बिस्तर बिछाना था, मैंने भी उसे खूब तगड़ी डांट लगाई। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य है। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई मगर लैंप नहीं जला। लैंप मेज पर रखा हुआ था, दिया सलाई भी वहां थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं, ठीक है ना। तो मतलब मैं खुद कैसे जलाऊं जब ईश्वरी भी लैंप नहीं जलाता। मेज पर भले ही सब कुछ रखे हुए थे, लेकिन जलाएंगे वो थोड़ा ना, जलाएंगे तो नौकर चाकर। झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारद। देवयोग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा, ऐसी फटकार लगाई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं है, लैंप तो जलवा दो। मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह न हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। तो मतलब एक और वो आ गए थे, कोई मुंशी रियासत अली आ गए थे, और उन्होंने देखा लैंप भी नहीं जला है, तो उन्होंने डांटते हुए कहा, पता नहीं तुम इतने हरामखोर कैसे हो गए हो, तुम्हें नहीं पता मेरे यहाँ तो ऐसे नौकरों का बिल्कुल भी गुजर नहीं होगा, तुम पता नहीं कैसे सहन कर रहे हो। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कुछ मनचला आदमी था। महात्मा गांधी का परम भक्त, मुझे महात्मा गांधी जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया। मतलब एक मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का भक्त, और मुझे महात्मा गांधी का भक्त समझता था, इसलिए मेरा तो लिहाज करता था, कुछ भी पूछते हुए थोड़ा सा डरता सा था, है ना। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांध कर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना, लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जाएगा तो जमींदार नहीं रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर यहाँ स्वराज आ जाएगा,
यानी कि अपना राज हो जाएगा तो जमींदार नहीं रहेंगे। फिर मैंने शान दिखाई, जमींदारों को रहने की जरूरत ही क्या है, यह लोग गरीबों के खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं। ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी। मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से नहीं देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, ज्यों ही स्वराज हुआ अपने सारे इलाके असामियों के नाम हिबा कर देंगे, मतलब जो गरीब आदमी है उनको दे देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार, हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहे। मतलब उन्हें जमींदार समझ रहा था वो, तो उसके पैर दबा रहा कि काश हमें भी जमीन मिल जाए तो हम भी वहीं अपना सेवा में लगे रहे। मैंने कहा, अभी मेरा कोई अख्तियार नहीं भाई, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइविंग सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भांग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह समाप्त हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। ठाकुर एक दिन की बात है कि ठाकुर ने बहुत भांग पी रखी थी और स्त्री को खूब पीटा, गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। खैर चलो, जिस तरह से क्या जैसा तैसे भी हुआ, फिलहाल वहां पर छुट्टी खत्म हो गई और हम स्टेशन छोड़ने में बहुत सारे लोग आए और ठाकुर तक भी स्टेशन हमें छोड़ने के लिए आए थे। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हरेक हृदय पर लगा दी कि जैसे मैं कितना बढ़िया विनम्र वाला आदमी हूं, ऐसी मोहर मैंने सबके उस पर लगाती। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं, इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। यही आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक नहीं सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया, मगर मुझ में उसमें बैठना बुरा लग रहा था। मतलब जब वो गए सभी, क्योंकि दशहरे की छुट्टियां तो खत्म हो ही गई थी, तो सभी को लोगों को जाना था, तो गाड़ियां उस वक्त बहुत भर रही थी। सेकंड क्लास में भी इतना बुरा हाल था, सब ठसाठस भरे थे। 12वीं क्लास को तो छोड़े दो। तो फिर अब वो सेकंड क्लास में जैसे तैसे कैसे जा पाते, नहीं जा पाए, लेकिन अब उन्हें जाना बहुत जरूरी था, जो किसी और गाड़ी का इंतजार करते हैं। तो फिर जैसे जैसे उन्हें थर्ड क्लास में उन्हें जगह मिल गई और वहां पर, लेकिन वो भी अपना ऐसा रोब दिखा रहे थे सबको जैसे वो पता नहीं क्या है ना। और अब तो उस पर भी ऐश्वर्या का रंग जम चुका था। आराम से लेटे लेटे जा रहे थे, सिकुड़े हुए, पहलू बदलने की भी जगह नहीं थी, मतलब करवट भी ले तो ऐसी जगह नहीं थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर, राजा भी किसी प्रकार अन्याय करें तो अदालत उनकी भी गर्दन दबा देती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था, कहीं गठरी रखने की जगह नहीं मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। मतलब सब छोटे बड़े सब एक ही गाड़ी में ठुसे हुए थे, तो ऐसा ऊंच नीच का छोटा बड़ा उसे भेदभाव सा महसूस हो रहा था। तो कह रहे थे बहुत से कि बताओ कैसे हैं, सब एक ही उसमें हैं। तो उसमें एक आदमी ऐसा था जो कि गठरी लिए हुए था, लेकिन गठरी रखने की जगह तक नहीं थी। वो जैसे जैसे करके दरवाजे के पास अपने आप को सांस से दिलाने के लिए दरवाजे के पास खड़ा हो जाता था। तो मैं भी वहीं खड़ा हुआ था। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मतलब मैं तो बड़ा शेख सा आदमी, उसे ऐसा लग रहा था, और वो गठरी बार बार रखता तो उसके जरा सा वो टच हो जाता होगा, उसे छू जाती होगी वो गठरी, तो उसे बड़ा बुरा लग रहा था, है ना। तो दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा, मतलब सहन करता रहा। अचानक से मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ढकेल दिया और 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंख निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया, चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे। मतलब वहां तो वो रहीसी के उसमें रह कर आ रहा था, तो उसे तो वही रहीसी रास आ रही थी कि मैं तो पता नहीं क्या हूं। तो उसने जो बेचारा सब गठिया रख रहा था बार बार, उसके 2 तमाचे जड़ दिए, और जो कुछ कहा तो उसका और तमाचे जड़ दिए। अब वहां पर जो है माहौल गर्म सा हो गया, है ना। तो अब वो कहने लगा, वो गठड़ी वाला इंसान, कि अगर इतनी ही नाजुक हो तो अव्वल दर्जे की गाड़ी में बैठते, इसमें क्यों बैठे। कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। किसी ने कहा, क्या कसूर क्या था बेचारे ने, मतलब
गाड़ी वाले जो गठरी ले रहा था उसको तमाचे मार दिए थे ना, तो किसी और आदमी ने कहा कि इतने ही अगर कमजोर, इतने ही अव्वल दर्जे की गाड़ी में बैठते ना, इतने ही नाजुक हो तो बेचारे को अगर मुझे जड़ देते तो मैं तो बढ़िया सबक सिखा देता, अगर मुझे इतना कह देते तो जितना उस गठरी वाले को कह दिया। गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तर माँ घुस पावत नाही, ओपे इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट इन इडियट यू आर बियर। सबने अपनी अपनी भाषा में कुछ ना कुछ कहा कि माँ तो दफ्तर में घुस तक नहीं पाती और अपने आप इतना इतराने वाला मिजाज। दूसरा अंग्रेजी में कह रहा, व्हाट इन इडियट यू आर बियर। तुम इतना इडियट, कितने बियर हो, कितने इडियट हो तुम क्यों सहन कर रहे हो? और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। और अब उसे जब वो सबने उसी को ही कहा कि अमीर होगा तो कोई अपने घर का होगा, इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है, ऐसे थोड़ा ना कोई किसी को कुछ भी कह देगा। अब वो उसके घर से रह कर आया हुआ था, ईश्वरी के घर से रह कर आया हुआ था, उस पर तो वही भूत चढ़ रहा था। अमीरी का, रईसी का, नौकर चाकर एक आवाज़ लगाते सब काम कर रहे हैं, उसके आगे झुक रहे हैं, उसके पैर दबा रहे हैं, हर एक काम को कोई और ही कर रहा है। तो अब जब उसे गाड़ी में इस तरह से सुनने को मिली, चारों तरफ से इस तरह से बातें सुनने को मिली, तो अब उसका भूत थोड़ा थोड़ा, जो नशा चढ़ गया था अमीरी का, अब वो नशा उसका धीरे धीरे उतरा। तो बच्चों, गरीब हो या अमीर हो, हमें सभी को बराबर भाव देना चाहिए, अपना नशा नहीं चढ़ाना चाहिए अमीरी का। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।